हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और आज की क्लास में हम लोग न्यूटन के तृतीय गति नियम और उसके बाद संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या होता है? ठीक है, हम लोग प्रथम नियम और द्वितीय नियम जो पढ़े थे न्यूटन का, तो प्रथम नियम में क्या था? न्यूटन के प्रथम गति के नियम में कि अगर किसी वस्तु पर बाहरी कोई असंतुलित बल नहीं लगता है तो अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहेगी और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। यानी कि उसमें परिवर्तन लाने के लिए बाहरी असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। द्वितीय गति नियम में क्या देखा था? न्यूटन के द्वितीय गति के नियम में क्या देखा था कि किसी वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है किसी वस्तु पर, वह किसके बराबर, किसके समानुपाती होती है? बल के समानुपाती होती है। ये ना पढ़े थे द्वितीय गति नियम में कि किसी वस्तु पर संवेग की परिवर्तन की दर जो होगी उसमें लगने वाले बल के समानुपाती होती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है किसी भी वस्तु पर, है ना। हमने उसमें फॉर्मूला देखा था F = m/a। तो हमने ये दोनों नियम जो देखे थे प्रथम और द्वितीय, उसमें हमने देखा था कि वस्तुओं पर बलों का प्रभाव से संबंधित आपके नियम थे, है ना। वस्तुओं पर जो बल लग रहा है उससे संबंधित आपके नियम थे ना जी। वस्तुओं पर जब बल लगता है तो उसके प्रभाव से संबंधित हमने वो नियम देखे थे। पहले वाले नियम में भी बल की बात हो गई थी, दूसरे वाले में भी हम लोग उस पर लगने वाले बल के ही बारे में बात किए थे। बल लगने पे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वस्तु पर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तृतीय गति नियम में क्या है कि इस पर हम लोग वस्तुओं पर लगने वाले बलों के आपस के संबंधों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपस में लगने वाले बलों के बारे में चर्चा करें। यानी कि इसमें दो वस्तुओं के, मान लीजिए ए और बी, तो ए इस पर बल लगाएगा, बी इस पर बल लगाएगा। ए बी पर, बी ए पर जब बल लगाएगा, यानी कि इन पर आपस में जो बल लगेगा, यानी कह सकते हैं कि अन्योन्य क्रिया होगी यहाँ पर, है ना। दोनों वस्तुओं में के बीच अन्योन्य क्रिया जो होगी, उसके बीच जब यहाँ बल आरोपित होगा तो वो बल क्या होगा, उसी के संबंधों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन के तृतीय गति नियम में यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। जैसे पहले वाले चित्र में देखिए, यहाँ पर एक मेज पर पुस्तक रखी है। हम लोग यहाँ पर इस हाथ के द्वारा, अपने हाथ द्वारा बल F1 आरोपित इस पे कर रहे हैं, तो ये पुस्तक भी इस हाथ पर, है ना, इस दूसरी वस्तु पर F2 बल आरोपित कर रही है। और ये दोनों बल की दिशाएं, ये इधर क्यों लग रहा है, ये इधर क्यों लग रहा है, दिशाएं विपरीत है लेकिन इनका परिमाण समान होगा। यानी कि F1 जो बल है F2 बल के इक्वल होगा। दूसरे चित्र में देखिए, एक बच्चा अपने सिर पर एक भारी बोझ लिए हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये बच्चा इस पर बल आरोपित कर रहा है F2 और ये जो भारी सामान जो है इस पर F1 बल आरोपित कर रही है, और ये दोनों बल क्या होंगे, विपरीत दिशा में है लेकिन परिमाण में बराबर होंगे। F1 बल F2 के इक्वल होगा। यानी कि दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाएंगी,
है ना। तो बल लगाएंगी तो ध्यान रखेंगे कि बल लगेगा तो वो बल का परिमाण जो होगा समान होगा, लेकिन दिशा विपरीत होती है। परिमाण समान होगा लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे ये देखा कि ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच, तो ये दोनों को अगर एक साथ लिया जाए, यानी ये बच्चा इस टुकड़े पर, ये जो भी है एक बोझ, इस बोझ पर ये बल लगा रहा है, ये बोझ इसके ऊपर बल लगा रही है, तो इन दोनों के बीच जो आपस में देख रहे हैं बल लग रहे हैं आपस में, इस पे ये इस पे, तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया बल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्या कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया बल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस एक को अगर क्रिया एक को क्रिया लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। एक को क्रिया लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। एक इसको क्रिया लेते हैं तो इसको प्रतिक्रिया कह सकते हैं, है ना जी। तो यहां से हम लोग एक और परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, न्यूटन के तृतीय गति नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जैसे ये बच्चा जो, अगर इसको हम लोग क्रिया लेके चलते हैं तो ये वाली प्रतिक्रिया होगी, तो आप देखो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगी लेकिन विपरीत दिशा में होती है। इसका दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है। समझ गए। तो अगर हम लोग न्यूटन के तृतीय गति नियम के कुछ उदाहरण की बात करें, ये कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक से गोली आगे की तरफ जाती है, लेकिन उल्टा ये बंदूक जो है पीछे की तरफ झटका देता है। यानी कि इधर अगर बल लगता है, इधर क्रिया होती है तो इसकी प्रतिक्रिया यहाँ होती है। उसी तरह से यहाँ देखिए पेंडुलम का ये बल है, पेंडुलम है, पेंडुलम का ये जो आप देख रहे हैं, इसे छोड़ेंगे टकराएगा इससे, ये अगला इसको गति करेगा, इसी पे बल लगेगा, इस पे बल लगेगा, इस पे बल लगेगा, तो ये वाला इधर की ओर गति करेगा। तो ये आपका भी गति का उदाहरण हो गया, तृतीय गति नियम की क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग नाव से उतरते हैं तो जब आगे की तरफ हम पैर रखते हैं तो नाव पीछे की तरफ हटता है। यानी कि अगर इधर हम बल लगाते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया इधर क्रिया करता है तो इसकी प्रतिक्रिया इधर होती है। जैसे यहाँ बैलून देखिए, बैलून जो है हवा भरा हुआ, जब बैलून को खुला छोड़ेंगे तो ये बॉल जो बैलून है ऊपर की ओर जाएगा और हवा जो है पीछे की ओर धक्का, यानी कि हवा इधर पीछे की ओर गति कर बल लगा रहा है और ये बैलून आगे की तरफ गति करके आगे भाग रहा है। तो ये भी क्रिया के बदले प्रतिक्रिया के उदाहरण, यानी ये सभी न्यूटन के तृतीय गति नियम के उदाहरण हो गया हमारे दैनिक जीवन के। चलिए अब हम लोग देखते हैं संवेग का संरक्षण। संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, हमने न्यूटन के द्वितीय गति नियम से यह देखा था कि अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वह किसके समानुपाती होती है, बल के। अगर बल ही ना लगे तो संवेग में परिवर्तन होगा नहीं, ना होगा ना। तो इसी का जो निष्कर्ष रूप आप देखते हैं उसी को हम लोग संवेग का संरक्षण का सिद्धांत करते हैं। वो है क्या, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले इतना आप लिख लेते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
है ना। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार क्या होगा जी। तो यहां नीचे लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा इमेज को नीचे। नियम के अनुसार क्या है, तो लिख सकते हैं कि वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है ना। यानी कि बाहर से कोई बल ना लगे तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो संवेग होगा वो संरक्षित रहता है। चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम चित्र से समझिए। यहाँ पे दो वस्तुएं ए और बी है। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना वस्तु ए का द्रव्यमान m1, वस्तु बी का द्रव्यमान हम लोग यहाँ m2 ले लेते हैं। तो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। यहाँ पे प्रारंभिक वेग A का प्रारंभिक वेग वस्तु A का प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक वेग है आपके पास u1, और वस्तु B का प्रारंभिक वेग जो है वह है आपका u2। ठीक है। अब यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, टकरा रहे हैं एक दूसरे से ये दोनों वस्तु, और फिर जब अलग होती हैं तो जब अलग होंगी तो जाहिर सी बात है इसके भी वेग और इसके भी वेग में परिवर्तन आ जाएगा। वेग तो बदल जाएगा ना जी, वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा, वेग परिवर्तन हो जाएगा। तो टकराने का मान लीजिए इसमें कुछ समय तक, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि वो समय हमारे पास t समय अंतराल में ऐसा हो रहा है। यहाँ पर लिखते हैं टकराने के बाद का वेग, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वस्तु A का अंतिम वेग v1, वस्तु B का अंतिम वेग v2। अब इसके बाद देखिए, तो अगर हम लोग बात करें कि जो पहला वस्तु है यानी वस्तु A का संवेग में परिवर्तन की बात करें, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ उसके, तो देखो यहाँ पर अगर इस वस्तु A के टकराने के बाद का संवेग देखेंगे तो mv1 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान m1 है, सॉरी, तो m1 v1 हो जाएगा, और माइनस शुरू में का इसका संवेग देखें तो m1 u1 होगा। तो ना संवेग में परिवर्तन होगा। अच्छा, वस्तु B में संवेग में परिवर्तन क्या होगा, वस्तु B का संवेग में परिवर्तन कितना होगा, संवेग में परिवर्तन कितना होगा, वस्तु B का संवेग में कितना परिवर्तन होगा, इस संवेग में परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए वस्तु B का संवेग में परिवर्तन, तो यहाँ देखिए इसका द्रव्यमान m2 है और ये v2 है, तो m2 v2 संवेग में परिवर्तन जानते हैं ना जी, द्रव्यमान गुना उसका वेग माइनस संवेग परिवर्तन नहीं, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना आप जानते ही हैं वेग। अच्छा, प्रारंभिक वेग यहाँ u2 है और m2 द्रव्यमान है, तो हो जाएगा m2 u2। ये इसका क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन होगा, है ना, सब्ट्रैक्ट यही ना आएगा संवेग में परिवर्तन। अब देखिए दोनों के संवेग में परिवर्तन हमने यहाँ लिख लिया। हम लोग यहाँ पे माने हैं कि t समय तक ये एक दूसरे से, मतलब t अल्प समय तक ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि टक्कर के समय ये गोले एक दूसरे पर
बल आरोपित करते हैं जो बहुत अल्प समय t के लिए लगता है, t अल्प समय के लिए लगता है। अच्छा, यहां पर हम लोग न्यूटन के तृतीय गति नियम से ये देख सकते हैं, गति के नियम के अनुसार या गति के अनुसार, है ना, तृतीय गति के नियम के अनुसार या के अनुसार हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग देखें कि अगर यहाँ A B गोले पर बल आरोपित करता है तो B ये जो B आपका देख रहे हैं वस्तु, वह A पर भी बल आरोपित करेगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बल हम लोग मान लेते हैं कि FAB, यानी कि A वस्तु द्वारा B वस्तु पर लगाएगा बल, और FBA B वस्तु द्वारा A वस्तु पर लगाएगा बल। तो ये इनकी दिशा विपरीत होगी, परिमाण समान होगा, इसलिए इसमें माइनस लगा देंगे, है ना। दिशा विपरीत होगी लेकिन परिमाण समान होगा। A वस्तु द्वारा B वस्तु पर लगाएगा बल FAB और B वस्तु द्वारा A वस्तु पर लगाएगा बल FBA है। तो ये दिशा समान होगी, लेकिन दिशा विपरीत होगी लेकिन परिमाण समान होगा, इसलिए हम लोग ये दोनों बराबर लिख दिए, बस यहाँ पे माइनस लगा दिए। समझे ना बात को। तो FAB कितना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो FAB A से B पर लगाया गया बल, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके संवेग में परिवर्तन और बटा में जो समय होगा, संवेग में परिवर्तन की दर के ना बराबर होगा, यानी कि M1 V1 माइनस M1 U1 और बटा में T इक्वल टू में निगेटिव ऑफ M2 V2 माइनस का M2 U2 और बटा में आपका समय T। यहाँ T से T हटा देते हैं, ठीक है। अब हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल टू में माइनस का M2 V2 और प्लस का M2 U2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये माइनस वाले को इधर, इसको इधर, तो हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू में M1 U1 और प्लस का M2 U2। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो M1 U1 प्लस M2 U2 है, ये टकराने से पहले का संवेग दिख रहा है ना, और ये टकराने के बाद का कुल संवेग दिख रहा है, दोनों के लिए, दोनों वस्तुओं के लिए। देखिए, ये पहले वस्तु का संवेग, प्रारंभिक संवेग, ये दूसरे वस्तु का, ये पहले वस्तु का, ये दूसरे वस्तु का अंतिम संवेग दिख रहा है। यानी कि हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये टकराने या टक्कर से पूर्व कुल संवेग है, और ये टक्कर के बाद कुल संवेग है। देख लीजिए, M1 U1 प्लस M2 U2 इसके लिए ना हो जाएगा, इन दोनों के लिए, इन दोनों का योग होगा, इसका हो जाएगा M1 U1, इसका हो जाएगा M2 U2, इन दोनों का योग टोटल संवेग, और यहाँ पर टकराने के बाद का M1 V1 प्लस M2 V2। तो वही हमने देखा था यहाँ पर कि वस्तुओं के निकाय पर अगर बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग, यानी कि प्रारंभिक संवेग जो होगा, कुल संवेग, वह अंतिम कुल संवेग के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वस्तुओं या पिंडों, जो भी लिखना है, वस्तुओं के टकराने से पूर्व तथा टकराने के पश्चात कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात कुल संवेग संरक्षित होता है, टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लगा, ठीक है। चलिए, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग न्यूमेरिकल आने वाले एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए,
इसको आप ध्यान में रखें। तो यही आपके टॉपिक थे, इस पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।